नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा में आबकारी इंस्पेक्टर के पद पर चयनित अंजलि तिवारी मैम से। मैम, ये बताइए कि आपकी एमपीपीएससी की तैयारी की जर्नी कब से शुरू हुई? मैं एमपीपीएससी की तैयारी 2017 से शुरू की हूँ। इसके पहले मैं कुछ वनडे एग्जाम्स दे रही थी जिसमें मेरा पटवारी के पद में हुआ था। फिर 2017 में मैं मेंस दी जिसमें कुछ नंबरों से मेरा नहीं रहा। फिर 18 और अभी 19 की परिणाम है जो सामने है, 2019 में सिलेक्शन हुआ है। मैम, आप किस प्रकार से तैयारी करती थी? तैयारी स्टार्टिंग में मैं कोचिंग में अपने मिश्रा सर से गाइडेंस ली थी। और लेकिन क्योंकि जॉब के साथ प्रॉपर कोचिंग नहीं कर सकते थे तो बस मैं फ़ोन के थ्रू अपने आंसर्स उनको भेज के चेक करा लेती थी। और इसके अलावा फिर जब मैं 19 का मेंस आया तो 2 महीने की मैंने जॉब से थोड़ा ब्रेक लिया, छुट्टी ली और तैयारी की सेल्फ स्टडी। मैम, इस परीक्षा में प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में बताइए, कैसे हो? प्री मेंस और इंटरव्यू इसके 3 स्टेज हैं जिसमें प्री और मेंस दोनों के सिलेबस डिफाइन है। हालांकि प्री का सिलेबस डिफाइन है पर फिर भी उसका फ्लक्चुएशन रहता है पेपर में। तो अभी 2 सालों से जैसा पैटर्न बदल रहा है, करंट के पोर्शंस अलग कर रहा है और जो उसका कन्वेंशनल पार्ट था वो अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हम जितना सिलेबस है उसको लेके बैठे और उसके हिसाब से पूरी तैयारी कर लें। और जब प्री का टाइम आ जाए 15 दिन 1 महीना पहले तो उस टाइम से करंट को भी लेके चलना स्टार्ट कर दें तो वो हमें सफलता जरूर दिलाएगा प्री में। मैम, और मेंस के लिए भी मैंने यही किया था कि जितने सिलेबस लेके बैठी और जो पेपर्स के सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स हैं उनको कवर की और जितना हो सके उतना राइटिंग प्रैक्टिस करें। आप जॉब में थी, पटवारी में, फिर जी। कैसे तैयारी करती थी आप? समय कैसे निकालती? जॉब के साथ हाँ, थोड़ा कठिन तो रहता है तो इसके लिए मैं पहले ये था कि सुबह का टाइम मैनेज कर रही थी। जितना हो सके 4 से 10 या 11 बजे तक का टाइम, कई बार 12 बजे तक का भी टाइम मिल जाता था सुबह मॉर्निंग का। तो वो मैं अपने लिए रखती थी, पढ़ूँ भी और लिखूँ भी क्योंकि सबसे ज़्यादा मेंस आंसर राइटिंग की डिमांड करता है। तो वो करूँ, कुछ कोचिंग भी जॉइन की थी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह, ताकि सहूलियत रहे। फिर बाद में जब ऐसा लगा कि पेपर पास में आ गया है और चीज़ें टाइम थोड़ा और चाहिए मुझे, तो फिर मैंने 2 महीने का ब्रेक ले लिया था। मैम, आपने सोचा था कि आपका इस बार आबकारी निरीक्षक की एमपीपीएससी आप निकाल लेंगे, ऐसा लग रहा था? हाँ, ये मतलब एक पर्टिकुलर पोस्ट तो नहीं सोची थी कि आबकारी इंस्पेक्टर में ही होगा, लेकिन ये था अंदर से कि हाँ, इस बार सिलेक्शन किसी न किसी पोस्ट में ज़रूर हो जाएगा। मैम, प्री और मेंस में बहुत सारे बच्चे क्या है, मेंस की नहीं निकाल पाते, आप क्या मानती हैं कारण? मुझे लगता है कि एक बार मेंस का सिलेबस तो पूरा हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए अपनी नोट्स बना के, या जो भी हम अगर कोई नोट्स प्रेफर कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर अपडेटेड करके। अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उसको बस रिवाइज करते रहना चाहिए, कई सारी बुक्स बदलें और कई सारे राइटर्स की बुक देखें, इससे अच्छा है कि अपनी नोट्स को बार बार रिवाइज करें। मैम, आप कितने घंटे की तैयारी करती थी और कितना समय आप मानती हैं कि एमपीपीएससी के लिए जरूरी है? समय तो मेरा कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि मैं 10 घंटे आज पढ़ूंगी, 12 घंटे, क्योंकि मेरी जॉब के साथ अलग चुनौतियां थी। लेकिन ये था कि मैं एक सिटिंग में बैठूं जो भी लेके तो उसे कंप्लीट करूं और उसके बाद अगर टाइम है तो मैं 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद नेक्स्ट पढ़ाई करती थी। इंटरव्यू के लिए आपने कुछ खास तैयारी की थी? इंटरव्यू के लिए मैं रीवा में ही रही हूँ, बाहर मैं कहीं नहीं गई हूँ। और मैं शहडोल में भी थी तो शहडोल में रही, रीवा में रही, बाकी इंदौर वगैरह में नहीं गई। तो पहले मेरे मिश्रा सर का कुछ गाइडेंस इसमें मुझे मिलता रहा बीच बीच में। और इंटरव्यू के लिए मेरे हस्बैंड मुझे ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू मॉक इंटरव्यू ले रहे थे तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। मैम, आप टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई हैं, आपकी क्वालिफिकेशन भी है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, जी। फिर आप ये प्रशासनिक सेवा में आने की तरफ कैसे सोचा? जब मैं बीई की तो नो डाउट जैसे हम करते हैं तो रहता है कि अपना टेक्निकल फील्ड में ही आगे बढ़ना है, तो मेरा भी यही था, मैंने गेट की प्रिपरेशन की। पर जस्ट कट ऑफ के बाद मेरा मन ये हुआ कि बस अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा अलग, क्योंकि हम 4 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ तो एक ये जिम्मेदारी भी थी कि आगे अपनी बहनों को भी गाइड कर सकूँ। तो इस तरह फिर मुझे लगा कि मैं नॉन टेक फील्ड में कुछ एग्जाम्स देके पहले एक फाइनेंशियल अपने लिए मजबूत कर लेती हूँ, उसके बाद आगे मैं कुछ तैयारी करूंगी। तो मैं इसी क्रम में पहले 2016 का एसआई दी, पहली मेरी नॉन टेक में एसआई ही थी 2016 की, जिसमें मुझे पर्याप्त मतलब रिटर्न में सफलता मिली लेकिन रनिंग नहीं निकली। फिर 17 की भी एसआई निकली पर वहाँ भी मेरा रनिंग का रह गया, पल्स से रह गया था, नहीं निकला। फिर उसी टाइम पे पटवारी की आई पोस्ट, तो पटवारी में सिलेक्शन मेरा हो गया। और उसी पटवारी के क्रम में, इन्हीं सभी क्रम में मेरे कोचिंग से भी कुछ एमपीपीएससी के लिए सिलेक्शन हुए थे तो वो काफ़ी इंस्पायर्ड रहे, मतलब उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेटेड हुई। और पटवारी की जॉब में आने के बाद तो अधिकारियों से हमेशा कांटेक्ट कुछ ना कुछ, तो उनकी कार्यशैली काफ़ी प्रभावित की कि मुझे लगा कि प्रशासनिक फील्ड में आके मुझे ज़रूर मतलब आगे आना चाहिए, अपना जो अंदर की मेरी एबिलिटी है उसका यूज़ करना चाहिए।
2017 में आपका पटवारी के पद पर चयन हुआ था, क्या इसके जी। लिए कुछ खास तैयारी की थी आपने कि? 2000 मैं जब 2016 की एसआई की तैयारी की थी तो उसमें वनडे एग्जाम का एक बेस मेरा पूरी तरह मजबूत हो गया था। तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा कि एक दिवसीय एग्जाम जो मैं दे रही हूँ उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। आप वर्ग 1 में फिलहाल कार्यरत हैं जी। शहडोल जिले में, तो इसके लिए आपने कैसे तैयारी की थी? क्या वर्ग 1 के लिए तो क्योंकि मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी करो तो छोटे एग्जाम्स में ये होता है कि हाँ निकलते जाते हैं, तो मुझे इसका प्लस पॉइंट मिला। मेरा पॉलिटिकल साइंस से एमए है और कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड पेपर में है हमारे, तो इसका काफ़ी प्लस पॉइंट रहा और मेरा वर्ग 1 में चयन हो गया। मैं इस परीक्षा की जर्नी के दौरान किस प्रकार की चुनौतियाँ आपके सामने आई? सबसे बड़ी चुनौती तो इसमें आई कि पटवारी में रहते हुए जॉब मैनेजमेंट की मेरे लिए। और दूसरी चुनौती अगर कहा जाए तो 2019 का जो रिजल्ट इतने टाइम बाद आया तो ये कहीं ना कहीं से हेडेक वाला था। तो ये एक रहा कि अभी आगे हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट थोड़ा डिले हो रहा है, तो फिर भी पेशेंस रहा और निरंतर प्रयास तो मेरा जारी रहा। तो आज एक पद मिला मुझे। मैम, आप फ्यूचर प्लान आपका क्या क्या करना चाहेंगे आने वाले समय फ्यूचर प्लान अभी तो मुझे जो मिला है मैं उसमें जाऊंगी, अपना जो भी मुझे कार्य मिलेगा मैं उसको करूंगी। पर साथ साथ मैं अभी भी थोड़ा कोशिश करूंगी कि मैं जहाँ जाना चाह रही हूँ वहाँ मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि अभी ये पूरा मेरी जनवरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो में? मेरी जनवरी जर्नी जो है कंप्लीट हो। मैम, बहुत सारे बच्चे हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, काफ़ी लंबे समय से करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता किसी कारण से। आप क्या मानती हैं, क्या कारण होता हम जब तैयारी करते हैं तो ये रहता है कि हमें इतना टाइम देना है, हम अलग अलग डिवाइड करते हैं और कई बार हम सिलेबस नहीं मतलब जो टाइम टेबल हम बनाते हैं उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि टाइम टेबल हम ना बना के फॉलो करें, बल्कि हम सिलेबस को देख के फॉलो करें, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको कवर करें और अपने करंट से जुड़े रहें, अपडेटेड होते रहें हमेशा। है? मैम, क्या आप विकल्प जरूरी मानती हैं? मेरे साथ तो विकल्प रहा है। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है तो मैं तो ये नहीं कहूँगी कि वो विकल्प लेके चले। वो अभी नया है, फ्रेश है, तो अपने पूरा 100% दे तो निश्चित तौर पे उसको मिलेगा मौका, सफलता भी मिलेगी। लेकिन अगर कोई टाइम हो गया है आपको 3-4 साल 2 साल ऐसा कुछ हो गया तो आप थोड़ा विकल्प भी देख सकते हैं, अगर फाइनेंशियल इशू है तो। मैम, आपका ये कौन से प्रयास में आपका सिलेक्शन हुआ? मेरा ये तीसरा प्रयास था। पहले और दूसरे के बारे में बताइए क्या? पहले 2017 में मेरा मेंस उतना, हालांकि मैंने मेंस में दिया था पर 719 नंबर मेरे आए, कुछ 6-7 नंबरों से ही नहीं रहा मेरा। फिर 18 के टाइम पे मेरा एसआई का रनिंग चल रहा था। मैं एसआई की रनिंग कर रही थी, जो 2017 की रनिंग एसआई थी वो 2018 में रनिंग चल रही थी। और 10 या 12 को एसआई में मैं रनिंग में फेल हुई थी और 18 को इसका एग्जाम होना था प्री का। तो इसलिए मेरी उतनी तैयारी नहीं हो पाई थी क्योंकि मैम, मैं फोकस नहीं थी इधर। मैम, आपका जैसे 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो कई बार क्या हताशा और निराशा भी आती है, लोग परेशान भी हो जाते हैं, अरे नहीं हुआ क्या? तो ऐसे चुनौती से आप कैसे निकलते थे? हताशा निराशा से कैसे निकलते? क्या करते? ये 2 बार के चयन में मुझे हताशा निराशा उतनी नहीं लगी, क्योंकि मेरा एसआई दोनों बार हुआ, पटवारी में भी हुआ। तो मेरे पास एक था, बस मुझे जिसमें जो चाहिए उसके लिए लगना था। तो बस मैं देख रही थी कि कहाँ-कहाँ मैं क्या गलतियाँ की हूँ, क्योंकि 18 का तो स्पष्ट था, मैंने टाइम नहीं दिया था। 17 में मैं काफ़ी टाइम दी थी, लेकिन उसकी क्या-क्या गलतियाँ मैं क्या की थी, उन चीज़ों को मैं देखी और फिर उनको पॉइंट आउट करके उस पे मेहनत की मैं आगे। मैम, पटवारी में आपका चयन हो गया था, आप 4 साल तक पटवारी थी ही। जी। तो इस दौरान फिर ये फील्ड वर्क माना जाता है, तो महिलाओं के लिए क्या मानती है पटवारी, सही है? जी। हाँ, जॉब नेचर, क्योंकि हमें तो पता है जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो मालूम है कि फील्ड वर्क है, तो हम ऑलरेडी उन चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं। तो हाँ, थोड़ा लड़कियों के लिए थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी सही है, इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि आज हम हर फील्ड में आ रहे हैं। ये भी मेरे इंस्पेक्टर की ही फील्ड है, तो ये भी एक तरह से मतलब जॉब है, तो ये भी फील्ड वर्क ही है। तो हर फील्ड में लड़कियां हैं, तो ये नहीं है कि लड़कियों के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। हाँ, कुछ चीज़ें एज अ गर्ल होने के कारण हमें मैनेज करना पड़ता है, तो वो हो जाता है। तो अधिकारियों का कुछ सपोर्ट हाँ, सपोर्ट मिलता सपोर्ट था? सपोर्ट मिलता है जब हमको थोड़ी दिक्कतें होती हैं कि लड़कियां हैं और कुछ दिक्कत हो रही है और हम सब बोलते हैं कि हमें हेल्प चाहिए यहाँ पे अधिकारियों से, तो वो प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देते हैं, क्या? यहाँ पे मुझे लगता है प्रतियोगी परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास पेशेंस हो और कंटिन्यूटी हो, क्योंकि धैर्य और लगन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो आप निरंतर पढ़ाई में जो आपका चल रहा है, सफलता मिल रही है, नहीं भी मिल रही है, तो जब तक आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिली तो जो आप पहले से करते चले आ रहे हैं उसको करते रहिए और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं, तो उस टाइम पे सेल्फ मोटिवेशन ही काम आता है, बाहर का कोई मोटिवेट आपको नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आता कि ये आपको चाहिए, किसी और के लिए नहीं, केवल अपने लिए। तो ये लाइन मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही, तो मैं चाहूंगी कि सेल्फ मोटिवेट बने रहें। मैम मार्केट में बहुत सी किताबें हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, लेकिन अच्छी किताब मतलब लोग ये बोले कि हाँ नहीं ये सही है, इसमें तैयारी की जा सकती है, हम्म। तो इसके बारे में आप क्या? हाँ, बुक्स कई सारी हैं, सब रिकमेंड भी करते हैं कि आप ये बुक पढ़िए, ये बुक, लेकिन अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर नोट्स बनाई है या कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हैं तो उसी को बार बार पढ़िए। हर बार सिलेबस मतलब हर बार बुक बदलने से अच्छा है कि आप जो नोट्स बनाए हैं या जो ऑथेंटिक बुक है उन्हीं को प्रेफर करें। तो मैम आप यहाँ हो गया आपका यूपीएससी या और ऐसा कुछ सोचा है आपने? नहीं, यूपीएससी के लिए तो मैंने नहीं सोचा है, लेकिन अभी मुझे इसी में आगे और मेहनत करनी है। धन्यवाद। थैंक यू। मैम आपने डिस्टेंस से दूरवर्ती से एमए पॉलिटिकल साइंस से एमए किया था, जी। तो क्या ये मान्य होता है या कोई दिक्कत आती है हाँ, इसमें? ये मान्य है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है तो मैं ये पॉइंट आउट भी की अपनी ओर से भी कि जो मेरी डिग्री है वो डिस्टेंस से है, तो कोई इशू तो नहीं है। तो वहाँ पे सब बोले कोई इशू नहीं है, और ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि डिस्टेंस मान्य नहीं है। अच्छा, आपने क्या सोचकर पॉलिटिकल साइंस किया था कि कुछ खास कारण? मेन एक तो यही था कि मेरे एमपीपीएससी में सेकंड पेपर का सब्जेक्ट था, और संविधान के प्रति मेरा लगाव भी थोड़ा अलग तरह का डेवलप हो गया था, तो इसलिए मैं सोची कि पॉलिटिकल साइंस से मैं एमए कर लेती हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जी।